खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। शुरुआत सुर्खियों के साथ। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन भारत के 6 विकेट पर 233 रन। कोहली ने लगाया एकमात्र अर्धशतक। मोहम्मद आमिर का संन्यास, पीसीबी पर टॉर्चर का आरोप। आईएसएल में ओडिशा एफसी की एक और हार। और आज मुकाबला नॉर्थ ईस्ट का जमशेदपुर से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट खोकर 233 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट करियर की अपनी 23वीं 50 लगाई। रिद्धिमान साहा 9 रन और रविचंद्रन अश्विन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। कोहली ने 74 रन की पारी खेली और एडिलेड में अपने टेस्ट करियर के 500 रन भी पूरे कर लिए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोहली का ये एडिलेड में चौथा टेस्ट है। उन्होंने अब तक 7 पारियों में 505 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 1 अर्धशतक भी जड़ा है। कोहली के बाद राहुल द्रविड़ ने यहां 4 टेस्ट की 8 पारियों में 401 रन बनाए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 32 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। ओपनर पृथ्वी शॉ मैच की दूसरी बॉल पर बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद मयंक अग्रवाल भी 17 रन बनाकर चलते बने। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। तीसरा विकेट 100 पर गिरा जब चेतेश्वर पुजारा 160 बॉल पर 43 रन बनाकर आउट हुए। नेथन लायन की बॉल पर लाबुशाने ने उनका कैच पकड़ा। कप्तान विराट कोहली चौथे विकेट के तौर पर आउट हुए। उन्होंने रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए 168 बॉल पर 88 रन की जरूरी पार्टनरशिप की। 5वां विकेट अजिंक्य रहाणे का गिरा। वे 92 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। इसके बाद हनुमा विहारी 16 रन बनाकर जॉश हेजलवुड की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हुए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पाजी, पृथ्वी शॉ और मयंक का विकेट जल्दी गंवाने के बाद भारत संभला जरूर है, पर शुरुआत कमजोर रही। बिल्कुल, और पृथ्वी शॉ एक बार फिर साबित हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिरी टेस्ट मैच में अर्धशतक जरूर बनाया था, लेकिन एक साल से उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था। और आप हर उस खिलाड़ी को लेते हैं जो ऑन फॉर्म होता है, ये नहीं कि आप इतिहास को देखकर उसको सिलेक्ट करते हैं। और पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर साबित किया कि उनके अभी भी पांव नहीं चल रहे, और जब शुरुआती झटके लगते हैं वहां से उभर नहीं पाती थी। और वही अवस्था हुई है भारतीय टीम की। अच्छी शुरुआत नहीं मिली, उसके बाद उभरना आसान नहीं था। हालांकि चेतेश्वर और विराट ने जरूर एक मजबूत पारी खेली, लेकिन जैसे ही विराट आउट हुए या चेतेश्वर आउट हुए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो गई। भारतीय पारी में सिर्फ पृथ्वी शॉ ही जल्दी आउट नहीं हुए, बल्कि बाकी ज्यादातर बल्लेबाजों ने टिक कर खेलने की कोशिश की, लेकिन शानदार स्टार्ट के बाद उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। शुरुआत के अलावा विकेट बल्लेबाजी के लिए मुफीद था। अशोक पाजी, जब आपकी नजरें विकेट पर जम जाएं, तब इस तरह के विकेट गंवाना कतई सुखद नहीं कह सकते, खासकर कोहली का टेस्ट मैच के पहले दिन रन आउट होना। बिल्कुल, देखिए, एक विराट ही ऐसे लग रहे थे जो शायद लंबी पारी खेल सके, और उनका रन आउट काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि विराट जैसा खिलाड़ी जब रन आउट हो जाएगा तो वहां से उभर नहीं पाते। क्योंकि वैसे भी मैंने पहले कहा था कि आपने केएल को ना खिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। हनुमा विहारी को अभी भी अपने आप को करना है। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा अगर लंबी पारी खेलते हैं तो बहुत समय लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारतीय टीम पर दबाव डालती हैं। विराट कोहली को अपनी 74 रन की पारी के दौरान 2 जीवनदान भी मिले। पारी के 27वें ओवर में पैट कमिंस की बॉल पर कोहली का कैच छूटा। कमिंस की बॉल कोहली के बैट और पैड में लगकर शॉर्ट लेग पर खड़े मैथ्यू वेड के पास गई। हालांकि गेंद उनके पास पहुंचने से पहले ही ड्रॉप हो गई। कोहली उस समय 5 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर 36वें ओवर में स्पिनर नेथन लायन की बॉल कोहली के ग्लव्स में लगकर विकेटकीपर टिम पेन के हाथों में चली गई। पेन और शॉर्ट लेग पर खड़े मैथ्यू वेड ने अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया। वेड ने डीआरएस लेने की बात कही, लेकिन कप्तान पेन ने मना कर दिया।
हालांकि बिग स्क्रीन पर जब रिव्यू दिखाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अशोक जी, जब विकेट कीपर खुद कप्तान हो तो डीआरएस में इस तरह की कोताही कैसे हो सकती है? और फिर कोहली के पास मौका था शतक लगाने का। देखिए, वो कहते हैं ना, गति से दौड़ता है और कोशिश यही होती है कि रन चुराने की, और वनडे क्रिकेट से वो आदत सी हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है निराश वो भी जरूर होंगे, क्योंकि रनआउट नहीं हो, कोई भी खिलाड़ी रनआउट नहीं होना चाहता। लेकिन एक बात यह है कि उनका रनआउट भारतीय टीम के लिए बहुत महंगा हुआ, और निश्चित रूप से विराट भी इसके बारे में जरूर सोच रहे हैं। कैमरून ग्रीन ने कल ही टेस्ट मैच में डेब्यू किया। इससे पहले उन्होंने इसी सीरीज में वनडे में डेब्यू किया था। वैसे तो ग्रीन की गिनती बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे होती है, लेकिन उन्होंने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अशोक पाजी, पहले टेस्ट के हिसाब से ग्रीन की बॉलिंग को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, क्योंकि अभी तक उनकी गेंदबाजी के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी, उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात हो रही थी। लेकिन जिस तरह वो लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं और 140 प्लस की गेंदबाजी करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर उनको मिल गया है तो गलत नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उनकी बल्लेबाजी बहुत बड़ा प्लस है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने सबको अचंभित किया है, जिस तरह से, जिस गति से उन्होंने गेंदबाजी की। भारत की अब कोई बहुत ज्यादा बल्लेबाजी बाकी नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के हर प्लेयर में वो मादा है कि वो ठीक ठाक रन बना सके। रिद्धिमान साहा और अश्विन अभी क्रीज पर हैं। अशोक जी, दबाव से बचने के लिए भारत की नजर किस स्कोर पर होगी? देखिए, अगर हम 300 बात आते हैं तो वो नहीं पता, क्योंकि नया बॉल आएगा। रिद्धिमान और अश्विन आखिरी दो बल्लेबाज रह गए हैं। उसके बाद पुछल्ले बल्लेबाज हैं, चाहे बुमराह की बात करें, शमी की बात करें या उमेश यादव की बात करें, क्योंकि इनमें से अगर एक भी विकेट जल्दी आउट होता है तो फिर हमारे लिए 300 भी बनाना मुश्किल होगा। लेकिन इस जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बॉल नया है और स्विंग जरूर करेगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जोड़ी 50-60 रन की साझेदारी कर सकती है। अगर ये जोड़ी 50 रन की साझेदारी करती है तो फिर 300 होने की संभावना, नहीं तो हम 300 से कम पे आउट होंगे, जो अच्छा स्कोर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वैसे भारतीय कप्तान कोहली के लिए टेस्ट में अब तक टॉस जीतना लकी रहा है। 2015 के बाद कोहली ने अब तक जितनी बार भी टेस्ट में टॉस जीता है, भारत तब मैच हारा नहीं है। कोहली ने 2015 में टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी। तब से अब तक 25 मैचेस, इस टेस्ट मैच को छोड़ दें तो वहां उन्होंने टॉस जीता है। इस दौरान उन्होंने 21 टेस्ट जीते हैं और 4 ड्रॉ रहे हैं। स्टैट्स कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इशाउद्दीन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में दाएं हाथ के सभी 11 खिलाड़ियों को शामिल किया है। भारत ने इससे पहले 2015 में श्रीलंका के खिलाफ दाएं हाथ के सभी 11 खिलाड़ियों को शामिल किया था। मोहम्मद शमी भारत की ओर से 50 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। भारत ने 289 दिनों के अंतराल के बाद कोई टेस्ट मैच खेला है। इससे पहले 1994-95 में भारत ने सबसे ज़्यादा दिनों के गैप के बाद कोई टेस्ट मैच खेला था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरून ग्रीन ने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया। वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले 459वें टेस्ट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पिछले कई दशक में यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया के 2 डेब्यूटेंट खिलाड़ियों के बीच लंबा अंतराल रहा है। 693 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़ाई रिचर्डसन ने आखिरी बार टेस्ट डेब्यू किया था। भारत के दोनों ओपनर बोल्ड आउट हो गए। 2017 के बाद यह पहला अवसर है जब भारत के दोनों ओपनर बोल्ड आउट हुए हैं। भारत ने पहले सत्र में केवल 41 रन बनाए थे। 2006 के बाद ऑस्ट्रेलिया में यह पहले सत्र का सबसे न्यूनतम स्कोर है। 14 साल पहले इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट में केवल 36 रन बनाए थे। विराट कोहली ने एडिलेड में चौथी बार 50 से ज़्यादा का स्कोर किया है। एडिलेड में उनसे ज़्यादा किसी विदेशी खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 6 बार बीब रिचर्डसन ने ही 50 से ज़्यादा का स्कोर किया है। कोहली अपने टेस्ट कैरियर में दूसरी बार रन आउट हुए। इससे पहले 2012 में एडिलेड में ही वह दूसरी पारी में रन आउट हुए थे। पैट कमिंस ने मयंक अग्रवाल को आउट कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना 50 विकेट पूरा कर लिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड के 66 विकेट के बाद कमिंस 50 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगाया। आमिर ने कहा, मैं मौजूदा मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेल सकता और मैं क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि जल्द ही संन्यास की आधिकारिक घोषणा भी करूंगा। हालांकि इसी बीच पीसीबी ने उनके संन्यास का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है।
आमिर का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 2010 से लेकर 2015 तक भी टॉर्चर झेला है। जब मैं क्रिकेट से दूर रहा था, मैंने उसकी सजा भी काटी है। लोग कहते हैं कि पीसीबी ने मुझ पर काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आमिर फिलहाल श्रीलंका में हैं और वहां की लीग खेल रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया ने आमिर के संन्यास की पुष्टि की है। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 259 विकेट अपने नाम किए। अशोक पाजी, आमिर के बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या वो भी बाकी पाकिस्तान प्लेयर्स की तरह संन्यास तोड़कर वापस आएंगे? ठीक है, आमिर अभी संन्यास से लौटने ही वाले हैं। क्योंकि देखिए, आमिर ऐसा लगा था कि वो 5 साल के बाद आएंगे तो वो पुराना आमिर आ जाएगा और वो, लेकिन 5 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया और ये चिंता का विषय, जिसके चलते उनको पहले टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, फिर एक दिवसीय क्रिकेट से ड्रॉप किया गया, जो उनके गले से नहीं उतरी, जिसके चलते वो काफी पाकिस्तान बोर्ड से नाराज थे। लेकिन आपको प्रदर्शन करना होता, आप अपनी रेपुटेशन पर नहीं खेल सकते। आमिर अपनी रेपुटेशन पर खेलना चाहते थे, जो पाकिस्तान बोर्ड ने अलाउ नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने संन्यास लिया। और मैं अचंभित नहीं होऊंगा कि जैसे आपने कहा वो एक बार फिर वापसी कर जाए, खासकर 2020 क्रिकेट। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा साहब, क्रिकेट की खबरों पर चर्चा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने ओडिशा एफसी को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। ओडिशा की टीम अब तक लीग में एक भी मैच नहीं जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में 10वें पोजीशन पर है। ये उसकी लीग में लगातार चौथी हार थी। उधर एफसी बेंगलुरु की टीम इस जीत के साथ 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हो गई है। हाफ टाइम तक बेंगलुरु की टीम सुनील छेत्री के किए गोल की मदद से आगे थी। 61वें मिनट में स्टीवन टेलर ने बराबरी का गोल दागा, लेकिन इसके 8 मिनट बाद ही क्लेटन सिल्वा ने ड्रॉ की किसी भी संभावना को खत्म करके मुकाबला जीत लिया। रिपोर्ट अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात को मुकाबला खेला गया उड़ीसा एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी के बीच में, और इस मैच में बेंगलुरु एफसी की टीम ने उड़ीसा को 2-1 से हरा दिया। हालांकि मुकाबला काफी इंटरटेनिंग था, काफी इंटरेस्टिंग था और मुकाबले के 38वें मिनट में बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री ने पहली बढ़त बना ली थी, पहला गोल कर दिया था। 38वें मिनट में 1-0 की बढ़त बेंगलुरु एफसी की टीम ने बना लिया और उसके बाद से कमबैक करने का मौका मिला उड़ीसा की टीम को पहले हाफ में, लेकिन वहां पर विफल हो गए थे। सेकेंड हाफ की जैसी शुरुआत हुई, लगातार काउंटर प्रेसिंग चल रही थी उड़ीसा की तरफ से और आखिरकार 71वें मिनट में उन्हें मौका मिला जब स्टीवन टेलर ने एक गोल करते हुए स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर कर दिया था और ऐसा लगा कि शायद ये जो मुकाबला है वो सेटल डाउन हो जाएगा 1-1 पर। लेकिन 79वें मिनट में जो सिल्वा हैं बेंगलुरु एफसी के, उन्होंने गोल करते हुए 2-1 का स्कोर लाइन कर दिया और इस तरीके से बेंगलुरु एफसी की टीम ने उड़ीसा की टीम को इस मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। पोजीशन की बात करें तो 56% पोजीशन बेंगलुरु की टीम के नाम, वहीं 44% पोजीशन उड़ीसा की टीम के नाम। शॉट ऑन टारगेट 3 रहे थे उड़ीसा की तरफ से, जबकि बेंगलुरु ने 4 शॉट ऑन टारगेट लगाए थे, जिसमें से कि 2 उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और इस जीत के साथ ही बेंगलुरु एफसी की टीम फिलहाल अंक तालिका में इस समय तीसरे पायदान पर है। 6 मैचेस में 3 जीत 3 ड्रॉ, कोई अब तक हारी नहीं है और कुल मिलाकर 12 अंक हैं और इस समय तीसरे पायदान पर है। वहीं पर उड़ीसा की टीम की बात करें तो फिलहाल वो 10वें पोजीशन पर है और 6 मैचेस में अब तक कोई जीत हासिल नहीं की है, जबकि 1 ड्रॉ, ये 5वां उनकी हार थी और अब तक उन्होंने सिर्फ 1 अंक हासिल किए हैं और 10वें नंबर पर है। हीरो इंडियन सुपर लीग में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला जमशेदपुर एफसी के साथ होगा। यह मैच तिलक मैदान में खेला जाएगा। हाईलैंडर्स के नाम से मशहूर नॉर्थ ईस्ट की टीम अब तक लीग में एक भी मैच नहीं हारी है और आज की जीत के बाद उसके टेबल टॉपर मुंबई सिटी एफसी और दूसरे स्थान पर काबिज एटी के मोहन बगान के बराबर पॉइंट हो जाएंगे। अगर ये टीम जमशेदपुर को हराने में सफल रहती है तो ये उसका आईएसएल इतिहास में अब तक का बेस्ट एवर अनबीटन रन होगा। हालांकि जमशेदपुर के पास निरका वॉल्स्किस जैसे प्लेयर हैं जो एफसी गोवा के इगोर एंगलो के साथ लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टीम के 7 में से 6 गोल किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरह जमशेदपुर भी 2 ड्रॉ के साथ इस मैच में उतर रही है। अभी ये टीम 6ठे स्थान पर है और आज की जीत इसे टॉप 4 में ले जा सकती है।
सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जनवरी के बजाय फरवरी में होगा। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन भी देश के बाहर होगा। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ने नई डेट की घोषणा कर दी है। एटीपी के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल 8 से 21 फरवरी तक खेला जाएगा। पहले ये 18 से 31 जनवरी तक होना था। क्वालिफाइंग मुकाबले कतर में खेले जाएंगे। ये 10 से 13 जनवरी के बीच होंगे। 3 वार्म अप मैच 31 जनवरी से शुरू होंगे। प्लेयर्स को 15 से 18 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया पहुंचना होगा। इसके बाद वे 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम में फैंस को एंट्री मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि मेलबर्न में 25 से 50% फैंस मैच देख सकते हैं। उम्मीद है कि डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच अगले साल इसमें खेल सकते हैं। जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ये टूर्नामेंट जीता है। हालांकि रॉजर फेडरर के खेलने की उम्मीद कम है, क्योंकि वे घुटने की सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।